गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9th अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यह आपका भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट जो इतिहास के चैप्टर रहते हैं उसका पार्ट है। आज जो है हम यूरोप के समाजवाद और रूसी क्रांति में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने उदारवादी, रेडिकल एवं रूढ़िवादी के विषय में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक रहता है वह रहता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। देखिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक है। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। हम अब इस ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है सामाजिक रूप में और इकोनॉमिकली जो है चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। ये युग जो बता रहा है यहाँ पर एक पॉलिटिकल चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर, और किस प्रकार से जो है इस टाइम पीरियड में जो है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे और किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान वो पढ़ेंगे हम। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक औद्योगिक जो है उद्योगों का जो विकास जब हो रहा था उसके एक टाइम पीरियड को ही, उस काल को ही जो है औद्योगिक काल कहा गया है। उस औद्योगिक काल में इस प्रकार का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है हमें, जब निरंतर जो है जो लोग पहले हाथों से कार्य किया करते थे वह कंटिन्यूसली जो है उनका जो कार्य जो है ऑटोमेटिकली उद्योग के पास में चला जाता है। सारा कार्य जो है मशीनों के माध्यम से होने लग जाता है। इस कारण से एकदम से जो है उस कार्य के बदलाव से जो है लोगों के समाज में भी परिवर्तन होने लगा। अब लोग क्या करने लगे, जैसे ही उद्योगों का विकास हुआ तो लोग क्या करने लगे, उस उद्योगों में काम करने के लिए जाने लगे। और जब वो वहाँ जाने लगे तो उन्होंने जो अपना जो रहवास था, अपना जो निवास स्थान था, वह भी क्या बना लिया, उन औद्योगिक क्षेत्रों के पास में बना लिया। तो इस कारण से जो है नए शहर जहाँ पर औद्योग बने हुए थे वहाँ पर लोगों ने निवास करना शुरू कर दिया। इस कारण से जो है वो नए शहर बसने लगे, और नए शहर बसने से नए नए औद्योगिक क्षेत्र भी क्या होने लगे, विकसित होने लगे। अपना जो है डेवलपमेंट जो है उनका औद्योगिक क्षेत्रों का होने लगा। आगे देखिए इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, और इस कारण से जिस प्रकार से और जितनी तेज़ी से जो है उद्योगों का डेवलपमेंट हो रहा था, इसका विकास हो रहा था, और तो इस कारण से इसको क्या कहा गया, क्या कह दिया गया इसको, औद्योगिक क्रांति। क्योंकि एक औद्योगिक क्रांति ही उस समय जो है उस तरीके का इन्वायरमेंट देखने को मिला। तो इस प्रकार की जो है टाइम पीरियड को औद्योगिक क्रांति कहा गया। और उस समय का काल में, उस समय के टाइम पीरियड में जो है रेलवे का भी क्या हो चुका था, काफ़ी विस्तार हो चुका था। आगे देखिए आप, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। सारे जो हैं उस समय काम करने के लिए, अपने कार्य के लिए जो है मजदूरी करने के लिए जो है उन औद्योगिकरण जो है उद्योग की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तब सारे जो व्यक्ति, बूढ़े, जो बच्चे हैं और आदमी जो थे वो उन कारखानों में घंटों, बहुत टाइम पीरियड तक जो है कार्य करने लगे। ठीक है। तो मजदूरी, अब वो काम तो लंबे समय तक कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मजदूरी जो है, उनकी जो इनकम जो थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी। और इस तरीके से जो है वहाँ पर बेरोज़गारी की समस्याएं भी जो है पनप रही थी। तो बेरोज़गारी की समस्या वहाँ पर क्या हो गई थी, आम हो गई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में जो है गिरावट आ रही थी। यहाँ पर आपको एक नया शब्द दे रखा है, मताधिकार आंदोलन। इसको पढ़ना है, जहाँ पर भी, जैसे भी आपको कहीं पर भी नए शब्द आपको बुक में देखने को मिले, आपको उसके बारे में जो है पढ़ना है और लर्न करना है। यहाँ पर मताधिकार आंदोलन के विषय में कहा गया है। तो क्या कहते, किसे कहते हैं मताधिकार आंदोलन? वोट डालने का पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है। आगे देखिए आप, जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती है। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे। क्योंकि जैसे से अगर हम उस टाइम पीरियड की चलो बात नहीं करते हैं, अगर मैं आपको उस टाइम पीरियड का आपको नहीं पता है, आपको नहीं देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ देख सकते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में भी अगर मैं आपके किसी क्षेत्र से, किसी दूर, मतलब किसी ज़िले के बाहर की साइड में अगर मैं औद्योगिक क्षेत्र या कारखाना खोलते हैं हम, तो उसके आसपास लोग कार्य करने के लिए जाना पहले शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद वहाँ पर निवास स्थान करना शुरू करेंगे, रहना स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ पर धीरे धीरे जो है वह एक, वो क्षेत्र जो होगा औद्योगिकरण के क्षेत्र में आ जाएगा।
और वहाँ पर जो है एक शहर जो है तेज़ी से विकसित होने लग जाएगा। और यह जो हम वर्तमान में जो चीज़ देखते हैं वो उसी समय जो है उसी 19वीं शताब्दी में वहाँ पर स्थिति जो है रूस में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम अभी जो है रूस के विषय में पढ़ रहे हैं, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, इसलिए आवास और साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल, जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, ये जो है आपके 3 जो वर्ड जो हमने कल इनको विस्तार पूर्वक समझा था, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके। इन तीनों के बारे में और तीनों की जो विशेषताएं हैं आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से पढ़ना है उन तीनों को और अच्छे से याद करना है। जिनको समझ में नहीं आया है वो मुझे फिर से पूछेंगे कि मैम मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको अगली क्लास में जो है फिर से समझा दूँगी कि आपको जो लाइन या जो वर्ड समझ में नहीं आता है आप मुझे बताएं। आगे देखिए, दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। जो भी उदारवादी और रेडिकलवादी विचारधारा के जो व्यक्ति थे वह इस तरह की औद्योगिक प्रवृत्ति की जो समस्या बनती जा रही थी उसको हल करने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे। आगे देखिए, लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। उस प्रकार की स्थिति जो है उस समय की ये बताई जा रही है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए या गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। ये विचारधारा को लेकर चल रहे थे। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकल समूह और पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। आगे देखिए, यूरोप में 1850 में जिस तरह की सरकारें बनी और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी, क्रांतिकारी जो थे के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस। आपको क्या करना है, वर्ल्ड का मैप लेना है अपने सामने। जिनके पास में नहीं है वह इमेज डाउनलोड करेंगे। इमेज डाउनलोड करके वर्ल्ड का देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। आपको कंटिन्यूसली फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस की स्थिति देखनी है। जहाँ कहीं भी इंडिया से रिलेटेड, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी में पढ़ते तो स्टेट का, आपका स्टेट और आपका जो इंडिया का और जो भी आपका वर्ल्ड का मैप रहता है तो वो जो है आपके पास में होना चाहिए। तीनों मैप जो है आपके पास में होना चाहिए, ताकि जैसे भी जो वर्ड आए वो आप जो है उसको पॉइंट आउट करके आप उसको देखें और लर्न करें कि कहाँ पर कौन से देश की या कौन से ज़िले की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की स्थिति कहाँ पर है। आगे देखिए, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिस्पे मेजिनी नाम इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे आप, इम्पोर्टेंट करेंगे या आपको आगे जो है फिर से रिवाइज होगा। मेजिनी का नाम इम्पोर्टेंट रखता है ये नाम मेजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। मेजिनी जो है उन्होंने एक रचनाएं लिखी थी जिनको जो है इनकी क्रांतिकारी विचारधाराओं को एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, मेजिनी की रचना को, जिसके बारे में आगे जो है वापस से जो है इसका उल्लेख किया जाएगा। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में समाजवाद जो आ रहा है उसके बारे में, किस प्रकार के यूरोप में जो है समाजवाद का उदय हो रहा है। देखिए आगे, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा थी ये समाजवाद की विचारधारा। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोग का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। अब समाजवादी जो है वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें समाजवादी में जो है जो निजी संपत्ति के जो थे उनके विरोधी थे, निजी संपत्ति के, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है
जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। ये विचारधारा को बता रहा है निजी संपत्ति से रिलेटेड। संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको समाजवादी विचारधारा को बताया जा रहा है कि वो चाहते थे कि जो व्यक्ति जो है वह संपत्ति जो रखते थे, तो संपत्ति जो है वो अपना निजीकरण का जो रखते थे कि ये निजी जो है निजी स्वामित्व रखते थे, यानी कि अपना खुद का स्वामित्व रखते थे। उनको उन्होंने गलत बताया है इसके विषय में। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। वह चाहते थे कि व्यक्ति जो है सामूहिक रूप से जो है कार्य करे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सामाजिकरण की व्यवस्था को यहाँ पे आपको समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था, मार्क्स के विचार जो थे इसको आप अंडरलाइन करेंगे। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का विचार इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। आगे देखिए, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज क्या है, पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, क्योंकि उस समय जो है सारे जो पूंजीपति जो थे वह फैक्ट्री लगा रहे थे और वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि वह पूंजीपति भी बनते जा रहे थे, क्योंकि वह उनको कम दाम दे रहे थे। जो थे मजदूर वर्ग जो था उनको उनके मेहनत जितना वो कार्य कर रहे थे उसके हिसाब से जो है उनको इनकम नहीं मिल रहा था। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ये जो है मार्क्स का मानना था। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था, आपका यहाँ पर जो मार्क्स के विषय में जो भी ये चीज़ें दे रखी हैं ये आपको अच्छे से समझना है। इसको जो मार्क्स ने जो बातें कही है पूंजीपतियों को और मज़दूरों को लेकर, वैसे तो ये सिंपल सी बात है, मज़दूरों को लेकर कही गई है। पूंजीपति जो है वो अपने मुनाफा संचय कर रहे हैं, मज़दूरों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो है एक अत्यंत भिन्न किस्म का उस समय समाज बन रहा था, मजदूर वर्ग का समाज, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। ये उनकी धारणा थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया है, कम्युनिस्ट समाज नाम दिया है उनके द्वारा। ठीक है, जो ये बात जो कही गई है मार्क्स के द्वारा ये आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है, तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है इस पर। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अंडरलाइन करेंगे इसको। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यशैली में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। देखो, हम जो रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं और रूसी क्रांति में जो हमने विचारधाराएं पढ़ी, उदारवादियाँ पढ़ी, हमने समाजवाद का जिस प्रकार से उदय हो रहा है, हमने इम्पोर्टेंट जो रहता है यहाँ पर एक इससे पूर्ण रूप से निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर मजदूर वर्ग की स्थिति क्या रही थी, दयनीय रही थी। मजदूर वर्ग जो है एक अलग समाज बन रहा था, एक अलग वर्ग बन रहा था।
और यही एक जो है आंदोलनकाली रूप जो है इसी मजदूर वर्ग से पनप रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लेकर आपको चलना है, इस मजदूर वर्ग को लेकर चलना है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा रूसी क्रांति का, वो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको समझ में आता रहेगा। आगे देखिए, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपना जीवन और कार्यस्थल में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। जब उनकी स्थिति दयनीय हो रही थी तो अपने जीवन में सुधार लाने के लिए संगठन बनने शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा, इस वर्ग को लेकर ही जो है रूसी क्रांति जो है हमें देखने को मिल रही है। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुँचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। अभी भी जो होते हैं फंड जो होते हैं ना, जैसे आजकल सहायता देने के लिए कहीं भी कुछ भी बाढ़ आई, कुछ भी हुआ तो फंड इकट्ठा करने शुरू हो जाते थे। उस समय भी जो है मजदूरों की सहायता के लिए कोष स्थापित होने लगे, फंड स्थापित होने लगे। काम के घंटों में कमी, मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया गया है इन्हीं संगठनों के द्वारा। जैसा कि मैंने अभी कहा, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। अब ये देखो, यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी बन रही है जर्मनी में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, अंडरलाइन करेंगे सभी। ये जो पार्टी थी, ये इन संगठनों से, जो ये छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, इनके साथ में जो है इनके रिश्ते बन रहे हैं और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी कर रहे हैं। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर लेबर यानी जो छोटा वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, इस पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी उन आंदोलनकारियों ने, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। फ्रांस में थी यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी, और ब्रिटेन के आंदोलनकारियों, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से जो है अपना एक अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये बनाई तो थी इन्होंने सरकार, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी था, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा जो है बना रहा। इस चित्र से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक बात कही गई है, ये आपको सेल्फ पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम रूसी क्रांति को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।